जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं यशवंत बसंत लेक्चर अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा नीट का पीवाई की सीरीज चल रहा है। अभी तक के हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन तक के सारे पीवाई क्यू कर लिए हैं। आज बेटा हम लोग लेकर आए मोशन इन प्लेन। ओके बेटा, करते हैं क्वेश्चन सारे जितने भी। आज का पहला क्वेश्चन बेटा हमारा ये, निम्नलिखित राशियों में सदिश राशि की पहचान कीजिए। चलो ठीक है बेटा, सदिश राशि को जानते हैं क्या होता है। ठीक है, सदिश राशि को जानते हैं क्या होता है, और सदिश और अदिश राशि के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। सदिश, इसका मतलब होता है वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। अदिश राशि के बारे में जानते हैं, अदिश राशि के बारे में जिसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी ध्यान दीजिएगा बेटा। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है बेटा। ठीक है ना, या हम ये कह सकते हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ, ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती है, क्या कहलाती है बेटा? सदिश राशि कहलाती है। परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती है। ठीक है बेटा, अगर मैं अदिश को बोलूं तो अदिश क्या होता है? जिसमें केवल और केवल क्या होता है बेटा? परिमाण होता है। जिसमें केवल और केवल क्या होता है? परिमाण होता है। ये अदिश राशि दिशाओं पर निर्भर नहीं करते। जैसे कि हम लोग एक उदाहरण पर समझे, वेग के लिए बात करेंगे। वेग, वेग क्या है बेटा? एक सदिश राशि है। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती है। अगर मान के चलो वेग दिशाएं होती है, इसका मतलब ये समझिएगा कि वेग दिशाओं पर निर्भर करता है। डायरेक्शन चेंज होने से वेग की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, वेग की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। लेकिन अगर मैं इसी के साथ में अदिश में एग्जांपल लूं चाल की, तो चाल क्या होता है? ओनली एंड ओनली परिमाण रखता है। चाल क्या रखता है बेटा? केवल परिमाण रखता है, मैग्नीट्यूड वैल्यू रखता है। अब डायरेक्शन बदल दो, चाल की वैल्यू में, चाल की प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा बेटा। तो ये है सदिश राशि, अदिश राशि। ऐसे ही आपको फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी राशि सदिश राशि है बेटा। बोला गया है दूरी, कोणीय संवेग, ऊष्मा और ऊर्जा। दूरी बेटा ये है हमारा स्केलर क्वांटिटी, मतलब हम ये कह सकते हैं दूरी हमारा क्या है बेटा? अदिश राशि है। अदिश राशि होता क्या है दूरी बेटा? दूरी क्या होता है? अगर दूरी और विस्थापन के बारे में अभी समझते हैं बेटा। चलो ठीक है, दूरी और विस्थापन को भी समझ लो। ठीक है ना, दूरी और विस्थापन में बहुत ज्यादा प्रश्न उड़ जाते हैं। दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन बेटा, दूरी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, एंड ये होता है डिस्प्लेसमेंट बेटा। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिएगा बेटा, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसमें हम ये बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है, एंड डायरेक्शन भी होता है। इसमें डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन होता है, इसका मतलब ये है कि विस्थापन जो है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, स्केलर के बारे में बात करेंगे तो इसमें ओनली एंड ओनली क्या होता है बेटा? ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण होता है। ये वाली क्वांटिटी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती बेटा। ठीक है, अभी एग्जांपल देखे हैं कि दूरी जो है, दूरी में केवल मैग्नीट्यूड होता है ना। हम लोगों ने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चंस के लिए अभी स्लाइड में बात करें, स्केलर वेक्टर को समझा था। दूरी स्केलर क्वांटिटी है, विस्थापन वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब दूरी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, विस्थापन में केवल क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू ऐसा समझिएगा, अगर कोई बंदा ए पॉइंट से चला, ठीक है ना, बी पॉइंट तक, फिर बी से राइट टर्न लिया, ठीक है ना, इस प्रकार से सी तक गया, ठीक है ना। तो अगर मैं इसके डिस्टेंस के बारे में बात करें, ए से बी और बी से सी, डिस्टेंस कितना होगा बेटा? डिस्टेंस इधर देखो, डिस्टेंस होगा ए बी प्लस कितना होगा बेटा? बी सी होगा। ए बी प्लस बी सी होगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें, डिस्प्लेसमेंट दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो ये क्या होगा? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है ना, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का न्यूनतम दूरी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन। और ये ओनली एंड ओनली एसी के रूप में जाना जाएगा, या एसी के रूप में फाइंड होगा बेटा। ठीक है, जैसे आप इसको 3 मीटर 3 बता रहे हो, इसको 4 बता रहे हो, ठीक है ना। अगर ए से बी तक की जो डिस्टेंस है 3 मीटर है, बी से सी तक का डिस्टेंस 4 मीटर है, ठीक है ना। और हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम ये फाइंड कर लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर या मीटर है, ठीक है। तब डिस्टेंस कितना होगा बेटा? डिस्टेंस होगा 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट आपको पूछा जाए तो आप ओनली एंड ओनली क्या बताओगे बेटा? 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर या सेंटीमीटर, एनी। ओके डन। तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आया, डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस को बता सकते हैं, दैट इज द टोटल कवर पाथ।
ठीक है ना, या ये सकते हो, ये बोल सकते हो टोटल लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ। आपने जो पाथ को कवर किया उसकी टोटल लेंथ क्या कहलाती है? आपकी डिस्टेंस। ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना हो तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन, ठीक है, मिनिमम इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। चलो ठीक है, हमने बात कर लिया किसके बारे में, दूरी और विस्थापन को भी समझ लिया बेटा। कोणीय संवेग क्या होता है बेटा? जिसको L इज इक्वल टू mvr से रिप्रेजेंट करते हैं। कोणीय संवेग को L इज इक्वल टू mvr से रिप्रेजेंट करते हैं। ये संवेग कोणीय रेखीय संवेग जानिएगा, हम दो चीज पढ़ते हैं, रेखीय संवेग और पढ़ते हैं कोणीय संवेग, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम बेटा। लीनियर मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। डन बेटा। और कोणीय संवेग को जनरली L या कई बुक में आपको J से भी रिप्रेजेंट देखे होंगे। L इज इक्वल टू mvr इसका फार्मूला होता है। ठीक है, डन। क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होता है। दोनों कैसे होता है? रेखीय संवेग और कोणीय संवेग दोनों के दोनों क्या होते हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सदिश राशि होती है बेटा। क्लियर है? आप इसका डायमेंशन फार्मूला भी देख सकते हैं, या फिर आप लोग इसका SI यूनिट भी देख सकते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। फिलहाल हम बात करते हैं हीट मतलब उष्मा एक ऊर्जा का ही रूप है, उष्मा भी एक ऊर्जा का रूप है, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब अदिश राशि है, ऊर्जा मतलब अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। अब बेटा इन चारों ऑप्शन में केवल और केवल आपको कोणीय संवेग ऐसा दिख रहा है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम बता सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी की पहचान में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी बेटा, करेक्ट है बेटा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बोल क्या रहा है? वेक्टर ए से एफ तक के 6 वेक्टरों का परिमाण तथा दिशा चित्र में दिखाया हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है ना। अच्छा, आपको बोला गया है कि परिमाण दिखाया है, तो हम लोगों को पता है बेटा, हम लोगों ने 3 लॉ पढ़े हैं। ठीक है ना। अच्छा, समझते हैं तीनों लॉ क्या होता है। पहले तो ट्राइंगल लॉ पढ़े हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसमें आपको बोला गया था कि दो वेक्टर अगर सेम ऑर्डर में हो, ठीक है, ट्राइंगल के दो साइड्स की थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो जो थर्ड साइड है अपोजिट ऑर्डर में इसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा, जिसको वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है बेटा, इस प्रकार से हम लोग ने ट्राइंगल लॉ पढ़ा था। ठीक है। दूसरा जो होता है बेटा वो होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेटा। इसमें क्या होता है? पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड आप देखोगे, ठीक है, जिसमें मैं इसको अगर वेक्टर ए बोलूं, इसको बोलूं वेक्टर बी, ठीक है, तो आप देखोगे बेटा कि जो डायगोनल साइड होता है, जो कि इनके वर्टिक्स से होकर जा रहा होता है, ठीक है, इनके वर्टिक्स से होकर जाने वाला जो डायगोनल है, वो इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बेटा। ठीक है। होता है अगला जो लॉ है वो होता है पॉलीगन लॉ। अगला जो होता है वो पॉलीगन लॉ होता है बेटा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें ये दोनों में आप देख रहे हो दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और दोनों का रिजल्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है ना। इसमें 2 या 3 से ज्यादा हम लोग देखते हैं बेटा इस प्रकार से पॉलीगन लॉ में। ठीक है। और वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, ठीक है ना, इन तीनों को सेम ऑर्डर में रखा गया है। इनका जो रिजल्टेंट होगा फोर्थ साइड या जो भी फिफ्थ साइड होगा उसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में। ठीक है ना। इस प्रकार से वेक्टर आर इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बेटा। क्लियर है? इन सभी में आप देखोगे ये दोनों के लिए जनरली हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं ना। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है? इनके बीच का अगर एंगल है थीटा, इनके बीच का एंगल है थीटा, देन द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस थीटा, ये होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला बेटा। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार आप लोगों को डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कभी एंगल निकालने के लिए बोलेगा, कभी आपको रिजल्टेंट निकालने के लिए बोलेगा, तो आपको इस वाले फॉर्मूले को यूज करना है। ओके डन बेटा, ठीक है बेटा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर, क्या बोल रहा है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर हम लोग ट्राइगोनल बी प्लस सी, हम लोग बारी बारी करते हैं। देखो, अगर आप लोगों की जो मतलब देखने की क्षमता अच्छी है, ठीक है ना, सोचने की क्षमता अच्छी है, तो आप तुरंत पकड़ोगे। बस 6 लाइन दिया हुआ है और 6 में हम लोगों को डायरेक्ट ट्रायंगल के हिसाब से, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से या पॉलीगन लॉ के हिसाब से आपको इनको मैच करके देखना है इनका रिजल्ट। क्योंकि यहाँ पर 2 ही वेक्टर दिया हुआ है और एक रिजल्टेंट दिया हुआ है, तो केवल या तो ट्रायंगल लॉ हो सकता है या तो पैरेललोग्राम लॉ हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे ट्रायंगल लॉ पहले फंसाएंगे यहाँ पर, बी प्लस सी बराबर एफ, ठीक है ना। ये बी है और ये सी है, एफ क्या है ये, तो ये किसी भी प्रकार से आपको दिख नहीं रहा है कि आपको ट्रायंगल लॉ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर ट्रायंगल लॉ को रिप्रेजेंट करे या फिर पॉलीगन लॉ को, पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करे, हो ही नहीं सकता। डी प्लस सी, डी प्लस सी, ठीक है ना, मतलब ये डी चल रही है और सी सी इधर चला है, ठीक है ना, और डी प्लस सी बराबर एफ, और ये एफ ऐसा चला है, ऐसा कोई लॉ नहीं देखी हम लोगों ने, ठीक है। डी प्लस ई बराबर एफ, डी ऐसा है बेटा, ठीक है, ई ऐसा है, क्लियर है, और एफ ऐसा है, हाँ ओके डन। ये सी ई है, ये वाला ई है और ये वाला डी है, ठीक है ना, ये दोनों सेम ऑर्डर में है, दोनों सेम ऑर्डर में है। थर्ड साइड जो होता है, थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में है, जो कि किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया गया, वेक्टर एफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया। मतलब हम ये बोल सकते हैं दैट इज द फॉलो ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। सो वेक्टर एफ इज इक्वल टू, दैट इज रिप्रेजेंट बाय वेक्टर एफ रिजल्टेंट, एंड हम बोल सकते हैं वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो हमको ये वाला जो सेटअप है एकदम परफेक्ट लग रहा है, मतलब हम अपना आंसर ये बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा बेटा। ऑप्शन नंबर डी को भी देख सकते हो, बी प्लस ई, बी प्लस ई, बी ऐसा चला है और ई ऐसा चला है, और यफ, यफ के लिए आप ऐसा बोल सकते हो, लेकिन ऐसा कोई लॉ हम लोगों ने पढ़े नहीं, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम पॉलीगन लॉ में भी ऐसा सेटअप नहीं देखा है, ठीक है ना। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर बेटा। यदि इकाई सदिश दिया हुआ है, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर से व्यक्त होता है तो सी का मान होगा बेटा, ठीक है ना बेटा। आपको यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर का मतलब आपको मान के चलिए ए केप दिया हुआ है 0.5 आई केप, ठीक है, प्लस 8 जे केप प्लस सी के केप। अच्छा ये पॉइंट नहीं होगा, चलो देखते हैं क्या है, तो अगर नहीं होगा तो इसको करेक्ट कर लेंगे। बोला जाता है सी का मान निकालो, सी का मान निकालने के लिए आप सीधे सीधे क्या करो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड वेक्टर एक एक, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग देखते हैं 5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। शायद यहाँ पर पॉइंट नहीं होगा, चलो ओके डन, देखते हैं क्या क्या है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। यूनिट वेक्टर क्या होता है आपको डेफिनेशन पता है बेटा, चलते हैं आपको पहले ये समझा देते हैं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ध्यान दीजिएगा। द वेक्टर विच हैज अ यूनिट मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड लगाने के लिए हम मॉड लगा देंगे, निकालने के लिए मॉड लगा देंगे, तो मॉड लगाएंगे तो हमको वैल्यू 1 के रूप में मिलेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। चाहे वो आई केप का मॉड लगाओ, जे केप का मॉड लगाओ, के केप का मॉड लगाओ, ठीक है ना, सभी की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, 1 1 1, ठीक है ना, क्योंकि सभी यूनिट वेक्टर है, आई केप जे केप के केप, जिसके ऊपर केप लग गया मतलब वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस यूनिट वेक्टर का अगर मॉड बता दो आप तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा, ठीक है बेटा। बढ़ते क्वेश्चन क्या हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ बराबर 5 का स्क्वायर बेटा 25 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ठीक है ना, और सी का स्क्वायर नहीं पता, ये इधर जाएगा बेटा, ये रूट आएगा लेफ्ट में स्क्वायर के फॉर्म में, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 25 प्लस 64 प्लस सी का स्क्वायर, हाँ या ना बोलो, ठीक है ना। 25 और 64 कितना बेटा, 25 और 64 बोलो कितना होता है, ठीक है ना, 6 4 9
इसको जोड़ दो, ये हो जाएगा 9 और 6 और 2 8, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर 89 आ जाएगा इधर। तो ये हो जाएगा बेटा सी स्क्वायर बराबर कितना रे, सही है, प्लस माइनस सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ये, और रूट 89, कितना, रूट 89। अच्छा सॉरी, सी स्क्वायर तो हटा लगा दिया हम लोगों ने, तो इसको हटा दो स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 89 इधर आके माइनस होगा तो ये 88 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सही जोड़ा है ना मैंने, 6 और 5 सॉरी 5 और 4 9, 6 और 2 8, सही जोड़ दिए, ठीक है। 0.5 दशमलव है, दशमलव से लगा के देखते हैं, दशमलव से अब करके देखते हैं इसको, ठीक है, दशमलव से ये हो जाएगा 64.25 प्लस सी स्क्वायर, इधर लाएंगे इसको, ये हो जाएगा, ठीक है, सी स्क्वायर बराबर एक माइनस करोगे बेटा तो सीधे सीधे, अच्छा नेगेटिव में आंसर आ रहा है क्या भाई, चलो ओके। सब सही है बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ 0.64 होगा, ये 0.8 है बेटा, 0.8 है, ठीक है ना। क्वेश्चंस में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका था, हमने करेक्ट कर लिया, 0.5 आई के 0.8 आई जे के प्लस सी के केप है। अभी हम बात कर रहे थे इसका स्क्वायर लगाएंगे, तो स्क्वायर लगाया बेटा तो 0.25 आया, 0.64 आया, ठीक है, 0.64 आया, धन सी स्क्वायर। अभी हम इसको जोड़ दिए बेटा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 1 है लेफ्ट साइड में, इसका मैग्नीट्यूड 1 निकाले हम लोगों ने, 6 5 9 डन, और 6 और 2 8, ठीक है बेटा, प्लस सी स्क्वायर आड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ने इसको ऐड किया, इसको लाके इधर माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.89, कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा बेटा आपको 0.11, डन बेटा। अब स्क्वायर को ला देंगे इधर, तो सी बराबर हो जाएगा बेटा रूट 0.11, क्लियर है, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस मैच हो गया था क्वेश्चंस में, तो हम लोगों ने करेक्ट कर लिया था, 0.8 नहीं था, यहाँ पर मान के चलो, यहाँ मान लो 0.8 है, डन। ये क्वेश्चंस में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, करेक्ट कर लीजिएगा। तो हमारा आंसर कौन सा राइट होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन पर। यदि दो सदिशों के योग का परिमाण उन दो सदिशों के अंतर के परिमाण के बराबर है तो इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है बेटा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट आपको एंगल पूछता है तो आप लोग आंख मूंद के बता दोगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं आराम से। आपको बोलता है क्या है कि दो सदिशों के अंतर का परिमाण किसके बराबर है, दो सदिशों के योग के परिमाण के बराबर, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इनका मॉड मतलब परिमाण मैग्नीट्यूड, इनके अंतर के परिमाण के बराबर होता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चंस बोल रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू द मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। हम क्या करते हैं, एंगल पूछा है, एंगल निकालने के लिए पूछा है, हम क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर ले लेते हैं, इसके लेंगे वेक्टर ए का स्क्वायर, मतलब वेक्टर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए दोनों का स्क्वायर ये हो जाएगा ए का स्क्वायर बेटा, ध्यान दीजिएगा। और मैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बोलूँ तो क्या बोलोगे, बी का स्क्वायर बोलोगे, ठीक है बेटा, डन। तो हम लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा 2ab, तो ये हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पर क्योंकि दोनों वेक्टर अलग अलग वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसलिए हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में लिख लिया है। इधर भी सेम वैसे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा बेटा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बेटा, क्लियर है। अभी हम देखते हैं ए स्क्वायर दिख रहा है इधर लेफ्ट में, राइट में भी उड़ा दो, इधर इसको भी उड़ा दो बी स्क्वायर को भी, इधर बचता है 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इधर माइनस 2 वेक्टर सॉरी 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, उसको लाओ इधर कर लो, जोड़ दो 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इधर कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बच गया, जीरो, डन है बेटा। अगर मैं 4 को ले चलूं जीरो की तरफ तो ये जीरो हो जाएगा, फाइनली
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। ठीक है, डन बेटा। ये तो आपको डायरेक्ट इस स्टेप तक आ गए तो आपको डायरेक्ट एक चीज पता होगा कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर कंडीशन पे हो, इधर लिखो, चलो अगर इधर बता दो, अगर दो वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में बात करें, अगर परपेंडिकुलर पोजीशन पे हो तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है बेटा? डॉट प्रोडक्ट होता है कितना बेटा? 0। क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0। कब की कंडीशन में? जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। करके भी देख सकते हो, प्रूफ भी कर सकते हो हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हम लोग लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। लिखते हैं बेटा हम लोग ए बी कॉस थीटा लिखते हैं ना। अगर मैं बोलूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो हमको 0 मिला है, मतलब 0 बराबर ए बी कॉस थीटा होगा। हाँ या ना बोलो यार। ठीक है, अब देखो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं तो कॉस थीटा बराबर 0। और कॉस थीटा 0 किस में होता है? कॉस की वैल्यू 0 किस में होती है? 90 में। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस 90। कॉस 90, तो हम कंपैरिजन करेंगे थीटा का, तो थीटा की वैल्यू मिलेगा 90 डिग्री या पाई बाय 2। डन है बेटा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा बेटा? राइट। डायरेक्ट उठा के अभी ये ऐसे वाले देखो, नीट 2016 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, नीट 2016 का क्वेश्चन। यही वाला क्वेश्चन आपको अगले वाले क्वेश्चन में मिलेगा, देखिएगा। सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी संबंध वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऑफ मॉड बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी द्वारा संबंधित है। इस प्रकार से देखिए, अभी हमने इसी को सॉल्व किया, दोनों तरफ स्क्वायर लगा दिया, हमको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 मिला था। बीच का कोण क्या होगा? नीट 2006 में आया है क्वेश्चन, ठीक है ना, यही बार बार रिपीट हो रहा है बेटा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 90 डिग्री। इसका सॉल्यूशन दे दिए पिछले वाले क्वेश्चन में डिटेल में। क्लियर है बेटा? बढ़ते अगले क्वेश्चन में। ये भी कुछ ऐसा ही है ना, फिलहाल इसको सॉल्व करके बता देंगे आपको। यहाँ पर ये दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दोनों को मॉड में रख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर बोला कि वेक्टर ए अलग है, मॉड ऑफ वेक्टर ए अलग है, प्लस में मॉड ऑफ वेक्टर बी। क्या दिक्कत है? क्या फर्क पड़ता है? दोनों तरफ स्क्वायर लगाओ, ठीक है ना, स्क्वायर लगाओ, ये हो जाएगा दोनों का स्क्वायर इधर और इधर स्क्वायर लगा दिए दोनों तरफ का, ठीक है ना। सॉल्व करो, ए धन बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहा है सूत्र। तो वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर ए की लगा रहे हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस हम लिख सकते हैं 2 वेक्टर ए वेक्टर बी। करेक्ट है बेटा, ये वाला सही। अब इसको भी वैसे ही करो, क्योंकि ये तो अब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है ना, अब इसका कोई वेक्टर फॉर्म नहीं है, ठीक है ना, ये दोनों मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। सिंपल आप लोग ये बोल सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोल सकते हो। इसी को एक्सप्लेन करो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2ab। यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट फॉर्म में है, ठीक है ना, यहाँ नहीं लिखना है डॉट फॉर्म, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही अंदर में मॉड घुसा दिए हैं। ठीक है, इनको उड़ा दो, ठीक है, बचा क्या बेटा? 2, इसको मैं एक्सप्लेन करूँ, 2ab cos थीटा हो जाएगा बराबर 2ab, इधर 2ab बचा, ठीक है बेटा। 2ab से 2ab को उड़ा दिए, इधर एक बचा बेटा, ध्यान दीजिएगा, cos थीटा बराबर 1 बचा है, क्योंकि अगर मैं इसको लेके चलूं इसके अपॉन में, तो अपॉन और ऊपर और नीचे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कितना? 1 बचेगा। cos थीटा इसमें 1 मिलता है 0 में, तो हम सीधे सीधे लिख दें थीटा बराबर 0 डिग्री। कितना बेटा? थीटा बराबर 0। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बेटा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। तीन सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के परिमाण क्रमशः 3, 4 तथा 5 मात्रक यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर सी है, तो ए और बीच के कोण बताना है। ठीक है बेटा, डन। बोला गया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी। ध्यान दीजिएगा, तो ए और बी के बीच का कोण बताना है। ए बी और सी का मान दे रखा है, तो लिख लो ए बी सी का मान दे रखा है 3, 4, 5। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि ध्यान रहे। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है 3, बी बराबर दिया हुआ है 4 और सी बराबर दिया हुआ है 5। ठीक है बेटा, अब बोला क्या है कि ए और बी बराबर सी है वेक्टर फॉर्म में, दोनों तरफ स्क्वायर लगाओ, फिर से स्क्वायर लगाओ दोनों तरफ। ठीक है, करो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर सी का स्क्वायर। देखो कैसे उड़ा रहा है अभी, तो देखो इसका 3 है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी है? 3 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 4 है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 5 है।
इधर ही उड़ा दो पहले तो इनको, ठीक है। 3 का स्क्वायर बेटा 9, 4 का स्क्वायर बेटा 16, 5 का स्क्वायर 25। डन। 16 और 9 25 लेफ्ट में मिल रहा है, 25 राइट में मिल रहा है, मतलब मैं उड़ा दूं इनको, इनकी कहानी इधर ही खत्म करो। हमको बचेगा क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, ठीक है ना। जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, इसका मतलब हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, इसका मतलब हम लिखेंगे थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, π/2 या फिर 90 डिग्री। डन है बेटा। डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर के कंडीशन में हो। डन। ऑप्शन कौन सा राइट होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। यदि किसी समय पर किसी कण के एक्स वाई निर्देशांक दिए हुए हैं, एक्स निर्देशांक दिया हुआ है कितना बेटा, 5t माइनस 2t स्क्वायर। डन। y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है y इक्वल टू 10t। डन है बेटा। तो t बराबर 2 सेकंड पर कण का त्वरण बताना है, त्वरण दैट मींस एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आपको पोजीशन दिया हुआ है x के फॉर्म में या y के फॉर्म में या z के फॉर्म में या s के फॉर्म में, पोजीशन दिया हुआ है। आप क्या करोगे, t के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करोगे dx बाय dt, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, अब इसका वेलोसिटी मिल जाएगा, वेग मिल जाएगा। फिर से आप इसको और एक बार अवकलन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा। मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर डी वी बाय डी टी, मतलब आपने वेग का अवकलन किया तो आपको त्वरण मिला, आपने पोजीशन का अवकलन किया तो आपको क्या मिला, वेलोसिटी मिला, वेग मिला, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब वो पोजीशन x के फॉर्म में हो, y के फॉर्म में हो, z के फॉर्म में हो, डजंट मैटर। बढ़ते अगले मतलब अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर दिया, दो कोऑर्डिनेशन दिया हुआ है एक्स और वाई के फॉर्म में, जो कि टी का फंक्शन है बेटा। दोनों कोऑर्डिनेट टी के फंक्शन को रूप में रिप्रेजेंट किया गया, तो हम लोग निकाल लेते हैं वेलोसिटी। ये एक्स एक्सिस पे बात करेंगे, ठीक है ना। आप देखते क्या हो, अगर मान के चलो कोई ऐसा हो, ये प्लेन है एक्स एक्सिस में चल रहा है, एक्स और वाई एक्सिस को दो प्लेन लेनी है, ठीक है ना। एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट आपको टी के फंक्शन में दे रखा है, तो आप क्या कर रहे हो, सीधे सीधे इसका एक टी के फंक्शंस में दिया हो, आपने वेलोसिटी निकालना है, फिर एक्सीलरेशन निकालना है, मतलब v इक्वल टू dx बाय dt करना है, x कोऑर्डिनेट के लिए vx निकालना है आपको, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट के लिए vx निकालना है और y कोऑर्डिनेट के लिए vy निकालना है, ठीक है ना। फिर एक्सीलरेशन भी निकालना है, ax एंड ay। देन आप इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए चलो कोई प्लेन में चल रहा है तो दो कोऑर्डिनेट को एग्जिस्ट करता है, x एंड y, कोई भी दो हो, चाहे वो जेड वाई हो या फिर जेड एक्स हो, ठीक है ना। फिलहाल के लिए हमारे पास एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट टी के फंक्शन में दे रखे हैं। हमको निकालना है एक्सेलरेशन, पहले उनकी वेलोसिटी निकालेंगे वी एक्स वी वाई, फिर उनका निकालेंगे क्या, एक्सेलरेशन ए एक्स एंड ए वाई। तब क्योंकि दो दो एक्सेलरेशन हम लोग नहीं रख सकते, हमको तो आंसर एक ही देना है, इसलिए हम इनको दोनों का रिजल्टेंट भी निकालेंगे। करते हैं, ठीक है ना, करते हैं। निकालो डी एक्स बाय डी टी कितना बेटा, ये हो जाएगा 5 5, ये दो दूनी 4। इसके लिए आपको बता दिए पिछले वाले क्लास में किस प्रकार से डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है बेटा, ठीक है ना। इसका निकालो वेलोसिटी, y कोऑर्डिनेट के लिए dy बाय dt कितना निकल जाएगा 10। डन है बेटा। अब इसका निकाल लो एक्सेलरेशन, x कोऑर्डिनेट के लिए ax इज इक्वल टू फिर से dv बाय x का कर लो ना, dv बाय dt बराबर कर लो, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, आंसर मिलेगा 4 -4। इसका भी निकाल लो ए वाई डी वी वाई बाई डी टी कितना निकाल जाएगा, ओनली कांस्टेंट है 10, कांस्टेंट रखा है, कोई टी का फंक्शन नहीं है वेलोसिटी के साथ में, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा, 0 मिलने का बेटा। तो अब देख रहे हो, अगर रिजल्टेंट भी निकालना है ना, रिजल्टेंट निकाल के देख लो, आंसर ही डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ टिक कर देना बेटा, डायरेक्ट टिक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। रिजल्टेंट भी निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट भी निकालोगे आप तो रिजल्टेंट ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या बेटा हमारे पास, केवल और केवल -4। क्लियर है, डन। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। ओह बड़ा लंबा छोड़ा क्वेश्चन है ये तो। समय के फलन के रूप में किसी कण का स्थिति सदिश दिया हुआ है r 4 sin 2 pi t 4 cos 2 pi t g के, क्या बोला है,
इस कण की गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, आर बराबर वेक्टर आर दिया हुआ है 4 साइन 2 पाई टी आई के प्लस 4 कॉस 2 पाई टी जे के। ध्यान दीजिएगा, है ना। अब निकाली, ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर आई के जे के फॉर्म में दे रखा है। हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी, वेक्टर डी आर बाय डी टी। ठीक है ना, क्या निकाल रहे हैं बेटा, वेलोसिटी निकाल रहे हैं। और वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हैं, आपको बोला गया है ऑप्शन में बोला गया है कि एक्सेलरेशन क्या होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी में बोला है कि वेलोसिटी क्या होगी इसकी, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बोला है। ऑप्शन सी में बोला गया है रेडियस कण का पथ 4 मीटर त्रिज्या वृत्त होगा। डी क्या बोला गया है, त्वरण सदिश होगा, मतलब एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर होगा। देखते हैं, पहले तो हम लोग वेलोसिटी इतना लंबा चौड़ा है, उसके बाद में ऑप्शन को डील करेंगे। पहले पोजीशन वेक्टर का हम लोग वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। हाँ, कर लो, चले डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 कांस्टेंट बाहर में आएगा। ठीक है, साइन साइन का क्या हो जाएगा बेटा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस 2 पाई टी। ठीक है ना, और ध्यान दीजिएगा 2 पाई टी ये भी एक टी का फंक्शन है, एंगल भी आपको टी के फंक्शन में दे रखा है। इसका मतलब हम लोग इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे 2 पाई टी का, तो हमको क्या मिलेगा, 2 पाई मिलेगा। ठीक है बेटा, और टी का तो 1 हो जाएगा, क्लियर है। ये आई के का मिला, सेम एज अ फॉर्म ऑफ सेकंड वाला जे के 4, क्योंकि ये कॉस है तो हम लोग लिखेंगे माइनस साइन क्या हो जाएगा 2 पाई टी, और 2 पाई टी का फिर से एक बार करेंगे 2 पाई, और ये जे के अच्छे से अरेंज करके लिखो, सब कचरा गाड़ी हो गया। करते हैं, ये देखो 4 दूनी 8 कर, इसको एक गुना में हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एंगल नहीं है, अब एंगल से बाहर डिफरेंशिएशन करे हैं इसका हम लोगों ने, एंगल में नहीं है वो। ठीक है ना, तो ये 2 का 4 में गुना हो जाएगा, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 पाई, सामने लग देते हैं कॉस 2 पाई टी आई के प्लस, ठीक है ना, प्लस क्या के लिए, ये वाला माइनस साइन बाहर सामने आएगा, माइनस 4 दूनी 8, फिर से यहाँ पर 8 पाई, ये हो जाएगा साइन 2 पाई टी जे के। डन है बेटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है ना। एक्सीलरेशन भी निकालोगी इस प्रकार से, तो एक्सीलरेशन मेरे को नहीं लगता निकालने की आवश्यकता है, फिर से वही आई के जे के फॉर्म में मिलेगा। जबकि आपको ऑप्शन में यहाँ दोनों ऑप्शन में दे रखा है, दोनों ऑप्शन में वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ पर भी पहले ऑप्शन में भी बोलता है वी स्क्वायर बाय आर है, और डी ऑप्शन में भी वी स्क्वायर बाय है। मतलब हम सीधे सीधे इसको सीधे से खारिज कर सकते हैं ए और डी को। ठीक है ना, ए और डी को सीधे सीधे खारिज कर सकते हैं, एक्सीलरेशन उस फॉर्म में मिल ही नहीं रहा है। देखते हैं हम लोग, पीछे क्यों चल रहे हैं, आगे चलो। ठीक है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं क्या बोलता है। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड निकाल के देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 पाई का स्क्वायर। ठीक है, अरे भाई इसका ये दोनों में से 8 पाई कॉमन निकलेगा, ये दोनों में से 8 पाई, 8 पाई दोनों में से कॉमन निकलेगा, तो 8 पाई का होल स्क्वायर इसको मैं लिख दूं, और ब्रैकेट के बाहर हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर 2 पाई टी प्लस में, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी होगा प्लस। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको अगर माइनस के फॉर्म में लेके चलूँ तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस होगा, तो प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 पाई टी। आपने 10th से 9th से पढ़ रखा है कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, एकजुट ओके 1 हो जाएगी, और सीधी सीधी इसको 1 को उड़ाओ यहाँ से, तो हमको मिलेगा 8 पाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो वेलोसिटी कितना मिल रहा है आपको, 8 पाई के रूप में मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 8 पाई के रूप में। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारे को 8 दिखा हुआ है। अच्छा 8 पाई हो गया यहाँ पर, चलो ठीक है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। क्या बोला है, एक कण इस प्रकार की गति करता है कि इसके स्थिति निर्देशांक एक्स वाई निम्न प्रकार से है। स्थिति निर्देशांक दिया हुआ है, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फोकस होइएगा यहाँ पर। बोला क्या आता है, ये टी बराबर 0 में टी बराबर 2 सेकंड टी बराबर 5 सेकंड में दिया हुआ है। बोला गया है टी बराबर 0 से टी बराबर 5 सेकंड तक वेग सदिश निकाले, मतलब वेलोसिटी पता करना है। ऑप्शन ए बी सी डी में दिया हुआ है, मतलब सीधे सीधे हमको ये बोला गया, मैं यहाँ उड़ा दे रहा हूँ इसको, 0 से 5 सेकंड, मतलब इसकी बात ही नहीं करनी, इसको काट दो, यहाँ से हटा दो, बीच से रास्ते कबाब में हड्डी बन रहा है। देखेंगे आई को आई से, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट्स को इसको माइनस करो। ठीक है, अरे भाई वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है ना, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, अपॉन में टाइम इंटरवल। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, हाँ या ना बोलो। मैं इसको लिख सकता हूँ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। अपॉन में टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, ठीक है ना। अरे ये दिख रहा है ना बेटा, आप लोगों को वेलोसिटी दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, डिवाइड बाय टाइम। दोनों क्या कहलाता है बेटा, वेलोसिटी कहलाता है। अब हमको बोला गया कि फाइनल पोजीशन कितना है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट को करते हैं। 13 ऋण 2 कितना हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी, वेलोसिटी v इक्वल टू, ठीक है ना, 13 ऋण 2 कितना हो जाएगा बेटा, 13 ऋण 2 11, 11 आई के, ठीक है। और माइनस में, क्योंकि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगा, 14 ऋण 3 कितने, ए भी 11, 11 जे के, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल बेटा कितना है, 0 से 5, 0 से 5 का टाइम इंटरवल मतलब 5, ठीक है। 11 उभयनिष्ठ निकालोगे, 11 बाय 5 आई के प्लस जे के, डन है बेटा। आपको इसी फॉर्मेट में दे रखा है, हाँ ये फॉर्मेट में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। क्लियर है, सीधे सीधे क्वेश्चन से ही उड़ाना है, एक एक चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है बेटा, क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। एक वस्तु 30 मीटर प्रति सेकंड वेग से पूर्व की ओर गति कर रही है, 10 सेकंड पश्चात इसका वेग उत्तर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। वस्तु का औसत त्वरण क्या है, त्वरण बराबर, पहले तो आपको पता होना त्वरण बराबर होता है, ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। तो सबसे पहले बोला है कि औसत त्वरण ज्ञात करें। आपको पता होना चाहिए, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, इधर से देखो, 30 मीटर पूर्व की ओर चला, ठीक है, 30 मीटर पूर्व की ओर चला, फिर 10 सेकंड पश्चात बोलता है उत्तर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है इसका। अरे यार डायरेक्शन आपको पता है ना बेटा, हम लोग लिखते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। ईस्ट की ओर चला 30 मीटर, ईस्ट की ओर चला 30 मीटर, ठीक है ना। और नॉर्थ की ओर चला कितना बेटा, 40 की स्पीड से चला, 40 की स्पीड से। पहले तो दोनों को रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट ये होगा जब कौन से लॉ से, ट्रायंगल लॉ फैक्टर एडिशन से। इसका रिजल्टेंट निकालते हैं इस प्रकार से बेटा, देखो ये तो आप हाइपोटेन्यूज निकालना है ना, आप पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो सीधे सीधे। इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसके वेलोसिटी का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी का रिजल्टेंट हो जाएगा डिवाइड बाय स्क्वायर 30 का स्क्वायर। इसका एक कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा आपको, ध्यान रखिए, धीरज रखिए, सीधे सीधे आपको आंसर मिल जाएगा 50, v बराबर 50 मिल जाएगा। अरे यार ये हो जाएगा 4 का 1600, 3 का 900, 1600 900 2500, और 2500 का आपको मिल जाएगा 50, उसके स्क्वायर रूट निकालोगे तो 50, और v बराबर 50 मिला, कितना मिला हमको, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना मिला 50। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा रिजल्टेंट कितना मिला 50, और ये 50 डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कितना है, कितने सेकंड बाद वेलोसिटी चेंज हुआ, 10 सेकंड बाद। तो हम लोग डिवाइड बाय 10 करेंगे, 0 से 0 उड़ा दो, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कितना आंसर आएगा बेटा, 5 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। वेलोसिटी निकालने के लिए अगर आपको बोला गया कि 3 है 4 है, तो नेक्स्ट हमारा रिजल्टेंट 5 आएगा ये बेटा। 3 4 और 5 का कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, मैं बार बार आपको इसके पिछले वाले लेक्चर में भी आपको समझाऊंगा कि अगर मान के चलो बोलता है कि 3 और 4, 3 है 4 है तो अगर हमारा 5 होगा, ये बोलता है 5 और 4 है तो ये 3 होगा बेटा। मतलब अगर 3 4 5 में कोई दो डिजिट दिया तो आंख में क्या, कोई भी एक जो छूटा हुआ है उसको लगा सकते हैं, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर बेटा। कोई कण एक्स वाई समतल में x बराबर दिया हुआ है sin ओमेगा टी, y बराबर a cos ओमेगा टी के अनुसार गति कर रहा है, तो कण पथ होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसको लिखते हैं x बराबर a sin ओमेगा टी, ठीक है ना, और y बराबर दिया हुआ है a cos ओमेगा टी, ठीक है ना। अगर दोनों साइड में हम लोग स्क्वायर ले तो आपको मिलेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ओमेगा स्क्वायर टी, ठीक है बेटा। इसका स्क्वायर ले दोनों साइड का तो हमको मिलेगा वाई स्क्वायर बराबर, सॉरी प्लस बराबर नहीं प्लस आएगा, प्लस क्या मिलेगा बेटा, वाई स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा, हाँ सॉरी यहाँ पर प्लस ही आएगा, ठीक है। अब डन है, वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है बेटा, ठीक है। दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, पहले से पता है। हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, लिख सकते हैं बेटा। ये एक सर्कुलर, किसी भी सर्कुलर के लिए इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसको और मॉडिफाइड कर सकते हैं आप लोग, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 लिख सकते हैं, बराबर 1 लिख सकते हैं बेटा। बराबर क्या लिख सकते हो 1, स्क्वायर को लाऊंगा जिसके दोनों के अपॉन में सेपरेट कर देंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1। सर्कुलर पाथ के लिए एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है बेटा ये, ठीक है ना। और जबकि इक्वेशन में आपको ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है सर्कुलर और वृत्ताकार पाथ, परवलयाकार पाथ, तो ये सब के बारे में सोचते ही नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा बेटा। क्लियर है। यहाँ भी देख सकते हैं मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल डिफरेंस सेम है, फेज डिफरेंस सेम है। अगर फेज डिफरेंस सेम है तो ये जरूर यहीं पर देख सकते हो, सीधे सीधे यहीं पर बोल सकते हो। अगर मैग्नीट्यूड सेम है दोनों के लिए, मैग्नीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड बोल दो यार, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, अगर मान के चलिए इस प्रकार से सर्कुलर पाथ के बारे में बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका एम्पलीट्यूड। अब पूरे सर्कुलर पाथ में एम्पलीट्यूड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेडियस ए से ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। फेज डिफरेंस भी सेम है दोनों सभी का, दोनों इक्वेशंस के लिए फेज डिफरेंस भी सेम है, ओमेगा टी ओमेगा टी। तो किसके इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, किसके पाथ को रिप्रेजेंट करेगा, वृत्ताकार पाथ को रिप्रेजेंट करेगा बेटा। क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। एक कण मूल बिंदु 0 0 से आरंभ कर एक्स वाई तल में एक सीधी रेखा पर चल रही है। कुछ समय पश्चात इसके निर्देशांक दिया हुआ है √3 इस कण के चलन के लिए कोण ज्ञात करें। अरे सीधे लिख सकते हैं ना बेटा, टेन थीटा बराबर 3/√3, ठीक है ना। कहां से बता दे रहे हैं, 3/√3 लिख सकते हैं इसको। √3 का ऊपर नीचे गुना करोगे, इससे उड़ा दोगे, √3 3 होगा, 3 से उड़ा दोगे। इसका मान √3 होता है टेन थीटा में, टेन 60 का मान कितना होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 60 और थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट करूं, कोई है प्लेन में √3 और 3 इस प्रकार से, तो अगर मैं बोलूं कि ये है इस प्रकार से, आप लोग देखोगे ये कितना है बेटा, ये है 3, ये कितना है √3। मैं टेन थीटा बारे में बात करें, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 3/√3। तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा बेटा, ठीक है ना, जो कि हम लोगों ने अभी सॉल्व किए हैं। 3 कितना आया 60 आया, ठीक है ना 60 आया। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। एक बस सड़क पर उत्तर दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 90 डिग्री पर मुड़ती है, फिर मुड़ने के बाद फिर समान चाल से चलती है। मुड़ने के दौरान वेग में कितना बढ़ोतरी है ये बताना है आपको। क्लियर है बेटा। चलिए पहले तो हम लोग डायरेक्शन पकड़ते हैं, उत्तर में 50 चल रही है, फिर 90 पर मुड़ती है। अब मुड़ती कौन से डायरेक्शन में ये नहीं बोला है, तो ये चला उत्तर की ओर 50 की स्पीड से, हमने बोला मुड़ गई 90 के कोण में मुड़ गई, ठीक है ना, और समान चाल से चली मतलब 50 की चाल से चली, ठीक है। तो आपको पूछ क्या रहा है, अरे समान चाल से मुड़ने के दौरान वेग में कितनी बढ़ोतरी हुई। अरे यार रिजल्टेंट निकालो सीधे सीधा, इसका क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बेटा 50√2, कितना आ जाएगा 50√2 आ जाएगा। 50√2 को अगर सॉल्व करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई करो ना, इसका रिजल्टेंट है, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा राइट हो जाएगा बेटा। अच्छा ये 0.707 है, यहाँ पर है 0.707, ठीक है ना। अच्छा सॉल्व कर ले भाई, कोई दिक्कत है तो हम बात कर लेते हैं इनका मल्टीप्लाई का। 50 गुणित 1.414 गुना करते हैं, आता है ना √2 का पता है बेटा, √2 का मान कितना होता है, √2 बराबर होता है 1.414 √3 का मान ध्यान दीजिएगा 1.732, ये दोनों तो याद ही रख लो, ठीक है, ये दोनों याद रख लो, बहुत ज्यादा बार यूज होता है, कई कई बार आपको क्वेश्चन में भी नहीं दिया रहेगा लेकिन आपको यूज करने के लिए पड़ सकता है ये मौका। 5 बेटा 20, 2 बचा, 5 2 7, ठीक है ना, 5 4 20, 2 5 2 7, ठीक है। यहाँ और एक शून्य और लगेगा, क्या 3 शून्य बाद ये हो जाएगा 70.7, क्या हो जाएगा 70.7, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्शन हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ चलूँ, अभी यहाँ पर है, यहाँ पर है हम लोग, ठीक है ना, यहाँ चले, ये दक्षिण में है और ये पश्चिम में है, ठीक है ना, तो ये हमारा जो रिजल्टेंट मिला कौन से डायरेक्शन मिला, दक्षिण और पश्चिम में, दक्षिण और पश्चिम में, देख सकते हो। अरे कहाँ खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो ना आप,
ठीक है ना, यहाँ से सीधे उड़ा दिए, इधर दक्षिण की ओर देखें, फिर इधर से पूर्व की ओर देखें, तो दक्षिण सॉरी पश्चिम की ओर देखें, तो हमारा रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, जो रिजल्टेंट मिला है 50√2 और ये किसके इक्वल है 70.70 के इक्वल है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किए तो, और जो कि हमको डायरेक्शन दिखाता है, हमको ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, चलो यार ये 70.70 है ना, ये 70 आता है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा राइट। क्लियर बेटा, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। ये हुआ हमारा अगला क्वेश्चन, नीट 2021 का क्वेश्चन है। एक का विरामावस्था से चल रही, विरामावस्था का मतलब बेटा इनिशियल वेलोसिटी आपको जीरो लेना है। क्लियर है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेके चलना है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित हो रही है। एक्सेलरेशन की वैल्यू है बेटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू है। क्लियर है, टी बराबर 4 सेकंड बाद कार में बैठे व्यक्ति द्वारा एक गेंद खिड़की के बाहर से गिराई जाती है। अच्छा, तो टी बराबर 6 सेकंड पर गेंद का वेग त्वरण क्या होगा, गेंद की वेलोसिटी क्या होगी और गेंद का त्वरण क्या होगा, सीधे सीधे। अच्छा, एक सेकंड बताऊं आंसर। देखो, अगर आप ट्रेन में चल रहे हो, हाँ कार में चल रहे हो, चलो ट्रेन हो, कार हो, बस हो, आपने किसी वस्तु को खिड़की से बाहर फेंका, मुक्त रूप से गिरेगी। मुक्त रूप से जब मुक्त रूप से गिरती है, उस स्थिति में हम लोग विरामावस्था की स्थिति मानते हैं। इस स्थिति में जो आपकी प्रारंभिक वेग होती है उसको जीरो लेकर चलते हैं। ठीक है, आप वृत्तीय त्वरण कितना लेके चलते हो बेटा, त्वरण कितना लेके चलते हो, जब कोई भी वस्तु, ध्यान दीजिए, कोई भी वस्तु मुक्त रूप से गिर रही होती है, मुक्त रूप से गिर रही होती है, चाहे खिड़की के बाहर से हो या आसमान से गिर रही हो, हमेशा ध्यान रखिएगा त्वरण किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा। और जी यहाँ पर कितना बोला है, जी क्वेश्चन में बोला है 10 मीटर प्रति सेकंड लेना है। कितना लेना है, 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन में जी का मान, वेलोसिटी दिया हुआ है 20, यहाँ एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी 20√2, एक्सेलरेशन 0, डन। वेलोसिटी 20√2, एक्सेलरेशन 10। चारों ऑप्शन में सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, चारों ऑप्शन में आपको एक ही जगह 10 दिया हुआ है एक्सेलरेशन, क्योंकि जीरो पॉसिबल है ही नहीं, मुक्त रूप से गिर रही है। ठीक है ना, और 5 तो दिया ही नहीं, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग हो रही है, फ्री फॉलिंग बॉडी है, तो वो ग्रेविटी के अंडर गिर रही होती है, जिसमें हम लोग जी को 10 लेकर चल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन 10 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 20√2 सॉल्व करके देख सकते हो इसको। ठीक है, सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है ना, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। विरामावस्था है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसका, एंड इसका v1 फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक्सेलरेशन फाइंड करके बता देते हैं। ए एक्स, ठीक है ना, कितने सेकंड पे, टी बराबर 4 सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं, टी बराबर 4 सेकंड। ठीक है ना, एक्सेलरेशन कितना है बेटा, एक्सेलरेशन है 5, क्योंकि हम लोग इक्वेशन जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब विरामावस्था में u जीरो लेते हैं तो v इज इक्वल टू ए टी मिलेगा। ठीक है ना, तो v1 के बारे में बात करेंगे, ए टी कितना हो जाएगा, v1 कितना हो जाएगा, 5 और 4, 5 गुनी 4 कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही मैं 6 सेकंड बाद देखते हैं, 6 सेकंड बाद ध्यान दीजिएगा, 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी कितनी थी बेटा, 4 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड। अब 6 सेकंड के बारे में बात करें, टाइम इंटरवल कितना बेटा, 2 सेकंड का, टाइम इंटरवल 6 और 4 कितना बेटा, 2 सेकंड। तो मैं यहाँ पर t बराबर 2 सेकंड पुट करूंगा, 2 सेकंड पुट करूंगा। ठीक है ना, एक्सेलरेशन कितना है इस दौरान, एक्सेलरेशन कितना है बेटा, आपको बोला कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो सीधे सीधा हम लोग v2 बता सकते हैं, 10 दूनी 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब दोनों का अगर रिजल्ट v1 और v2 का रिजल्टेंट फाइंड करोगे, v1 और v2 का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बेटा, इसको निकालोगे v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, तो आप लोग देखोगे 20√2 आपका आंसर हो जाएगा बेटा, 20√2 आपका आंसर हो जाएगा वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन तो 10 है, कोई डाउट नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है, आपने बोला कि बॉडी फ्री फॉलिंग है, सीधे सीधे जी का मान मतलब एक्सेलरेशन का मान 10 उठा के रख दो, 10 कहाँ दिख रहा है ढूंढो और लगाओ। ठीक, ओके बेटा, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। जब 36-60 डिग्री कोण पर रखे किसी लंबे चिकने आनत तल से किसी पिंड पर शॉट लगाया जाता है, तो वह तल अनुदिश x1 दूरी चलता है, डन। परंतु जब झुकाव को घटाकर 30 डिग्री कर दिया जाता है, तो इसी पिंड पर समान वेग से शॉट लगाया जाता है, तो वह x2 दूरी चलता करता है। x1 और x2 का अनुपात बताना बेटा, x2 और x1 का अनुपात बताना। चलो इसको करते अच्छे से। आपको बोला गया है कि एक
आनत तल है इस प्रकार से, ठीक है। अभी 60 डिग्री पर, कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री पर। तो कोई एक ऑब्जेक्ट है इस प्रकार से, यहाँ से इस अपनी इनिशियल वेलोसिटी चल रही है, इसको शॉर्ट लगाते ही ये यहाँ पर पहुंचता है। इसकी फाइनली, अरे अब टॉप पे पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है बेटा, फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0 होने वाली है, ठीक है। उस दौरान यहाँ पर इसने पहली 60 डिग्री की कंडीशन के बारे में बात करें तो x1 दूरी तय किया, कितना तय किया, x1 तय किया। अब इसी कंडीशन में इसको छोटा कर दो, ठीक है ना। चलिए इसी कंडीशन पे बात करते हैं, ठीक है, इसी कंडीशन पे बात करते हैं। अरे ज्यादा ही बैंड हो गया क्या, चलो ठीक है। चलिए अब जब आना 30 डिग्री कर दिया गया, एंगल 30 डिग्री कर दिया गया, कंडीशन वही है, ठीक है ना। यू से उसी वेलोसिटी से, उसी फोर्स से शॉट मारा गया, उतने ही दूर चला गया, लेकिन दूरी x2 चला, ठीक है, दूरी x2 चला। और वेलोसिटी यहाँ पर भी फाइनल वेलोसिटी 0 लेना। कोई भी बॉडी चलते 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 एंड पर जाएगी, ठीक है, तो एंड पॉइंट पर, लास्ट पॉइंट, पीक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, तभी तो जाके रुकेगी ना बेटा, ठीक है। अभी हमको x1 और x2 का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आपको पहले तो ये बता दें कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। अभी देखो, अभी इसको मैं थीटा मान के चल रहा हूँ, ये एक थीटा एंगल है, ठीक है ना, और जिसकी ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर काम कर रही होती है। अगर मैं इसके कंपोनेंट डिवाइड करूँ, ठीक है ना, इसके कंपोनेंट डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा जी कॉस थीटा, हाँ या ना बोलो यार, और ये हो जाएगा बेटा जी साइन थीटा, ये जी साइन थीटा हो जाएगा बेटा। अब क्योंकि ये चल रही है ऐसे, ठीक है, तो इसका ग्रेविटी का कंपोनेंट जी साइन थीटा लेना है, ये ऐसे चल रहे ना, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पाथ आपको जो ग्रेविटी है, ये एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लेना है। एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आप लोग देखते हो बेटा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है ना। आपने क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 लिया है, फाइनल वेलोसिटी हमारा 0, दोनों केस में 0 है, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, अब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है ना, ग्रेविटी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो हमारा ग्रेविटी नेगेटिव फॉर्म में मिलेगा, रिटार्डेशन फॉर्म में मिलेगा 2। एक्सेलरेशन को हम लोग लेंगे जी साइन थीटा, क्या लेंगे बेटा, जी साइन थीटा, और हमारा दूरी है x, और x1 x2 अभी तो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आपको एक ट्रिक फार्मूला पकड़ा रहा हूँ, जिसको यूज करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, आंसर ला सकते हो। इसको लाओ इधर, इसको लाओगे इधर, तो ये हो जाएगा 2g साइन थीटा, 2g साइन थीटा इंटू एक्स बराबर यू स्क्वायर, ठीक है बेटा। हमको निकालना है x मान, x बराबर यू स्क्वायर अपॉन में 2g साइन थीटा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोनों के लिए u सेम है, दोनों के लिए g सेम है, ठीक है ना। चेंज क्या कर रहे हैं बेटा, एंगल चेंज कर रहे हैं, केवल एंगल चेंज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर x बराबर 1/x प्रोपोर्शनल 1/sin थीटा लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलो। अब अगर मुझे रिलेशन बताना है तो मैं लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पर x1/x2 बराबर साइन थीटा 2, एंगल चेंज किए, थीटा 2, ये हो गया थीटा 2, ये हो गया थीटा 1, थीटा 1, थीटा 2 30 डिग्री, थीटा 1 60 डिग्री, साइन थीटा 2 अपॉन में साइन थीटा 1। इनवर्सली रिलेशन होना है, इनवर्सली रिलेशन है, दोनों के बीच कैसा रिलेशन है बेटा, इनवर्सली रिलेशन है, ठीक है। तो हम लोग x1 और x2 का रेशियो फाइंड करेंगे, x1 और x2 का। साइन थीटा 1 कितना बेटा, थीटा 2 कितना है 30, तो ये हो जाएगा साइन 30, ये हो जाएगा साइन 60, और साइन 30 कितना बेटा 1/2, ये हो जाएगा करनी 3/2, 2 से 2 को उड़ा दो, तो x1 और x2 का रेशियो कितना मिलेगा बेटा 1/√3। डन है बेटा, तो यही हमारा आंसर है बेटा, क्लियर है ना। देखते पहले ऑप्शन मैच कर लेते हैं, ऑप्शन कौन सा मैच होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट। क्लियर है ना। अब फॉर्मूला पकड़िएगा, इस वाले ट्रिक को पकड़िए, ये वाले फॉर्मूला कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेगा क्या है, एक्स क्या होता है, एक्स की वैल्यू क्या होती है, थीटा दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, जी का मान 10 दे रखा है, एक्स का मान निकाल लेगा आसानी से। रेशियो पूछता है तो इसको पकड़िएगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। किसी कण का प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, प्रारंभिक इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 10 सेकंड बाद बोलता है कि कण का वेग क्या होगा, मतलब आपको बोला गया कि v इजिकल टू यू प्लस ए टी निकालो, u इजिकल टू v इजिकल टू ये u प्लस ए टी, इसमें करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये है आपका u इनिशियल वेलोसिटी, ये है आपका एक्सेलरेशन का वेक्टर, क्लियर। और t कितना दे रखा है आपको 10 सेकंड, t का मान कितना दे रखा है आपको, t का मान कितना दे रहा है 10 सेकंड, ठीक है ना। तो u प्लस ए टी, v पता करने के लिए बोला है, v पता करने के लिए बोला है, तो u प्लस ए टी हमको निकालना है,
ठीक है ना। तो सीधे सीधे मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो आप देखोगे 2i अच्छा ये इसको ऐसे से लिखना था, ये हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस a इंटू टी सीधे सीधे 10 का दोनों में गुना करोगे तो 10 तिया 30 10 दूनी 20, तो ये हो जाएगा फिर से 3i प्लस 2j। अरे यार 0.3 है 0.2 है, 10 में गुना करोगे तो ये 3.0 हो जाएगा, ये 2.0 हो जाएगा, जीरो की काम बात ही नहीं करते, ठीक है ना। तो 2i 3i कितना हो जाएगा बेटा 5i, 3j 2j कितना बेटा 5j। हाँ या ना बोले यार। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी कितना बेटा, वेलोसिटी 5i प्लस j 5i प्लस j। आपको बोला है कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ, वेग के फॉर्म में दिया है आपको, ऑप्शन आपको इसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में दे रखा है। सिंपल से आप बता सकते हो i के j का जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा, √2 होगा, ठीक है ना। अरे सॉल्व कर सकते हो ना बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना, 1 प्लस 1 2 और 2 का रूट कितना, √2। तो हम लिख सकते हैं 5√2 हमारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा बेटा। क्लियर, अरे पकड़ में आ रहा है बड़ा, समझ में आ रहा है। देखिएगा हम लोगों ने इसको सॉल्व किए, 5 कॉमन लिए, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है इसका तरीका आप लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में जान लिया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। एक कण का प्रारंभिक वेग 3i, ये सेम टू सेम है, सेम टू सेम, इधर ही उड़ा दूं। 10 सेकंड बाद बोला है, 10 सेकंड बाद बोला है, ये 10 सेकंड टाइम दिया हुआ है, ये 10 से 40 तो 80 कितना हो जाएगा, 80 कितना हो जाएगा, ये त्वरण है ए और ये टी है, तो ए इंटू टी कितना हो जाएगा 4i प्लस 3j, ठीक है। और इसको इसमें जोड़ना है तो ये 4 और 3 7i प्लस 4 और 3 7j, ठीक है ना। फिर से यहाँ 7 कॉमन लोगे i प्लस j और दोनों का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये 7√2 आंसर आ जाएगा आपका, 7√2 ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा राइट। क्लियर है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। ये और पिछले क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है, वैल्यू पर बदल दिया बस। नीट 2010 का क्वेश्चन है, नीट 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति एक घर्षणहीन आनत तल पर फिसल रहा है और एक बैग समान ऊंचाई से नीचे गिरता है, तब दोनों का वेग किस प्रकार संबंधित है, बोलता है। दोनों का वेग किस प्रकार संबंधित है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला है, इस प्रकार से घर्षणहीन आनत है, ठीक है ना, एक ऊंचाई है h, सीधे सीधे इसको भी उड़ा सकते हो, मतलब डायरेक्ट आंसर टिक कर सकता हूँ। एक इंसान है वो vm वेग से घसर रहा है, सरक रहा है, स्लाइड कर रहा है, जो भी बोलो। बैग है एक, ठीक है ना, ये vb वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है, छोड़ दिया, फ्री फॉलिंग। अगर घर्षणहीन सतह है तो ये भी फ्री फॉलिंग कर रहा होगा, ठीक है ना, फ्री स्लाइड कर रहा होगा, क्योंकि ये तो अब तो हवा में गिर रहा है तो ये फ्री फ्लाइंग फॉलिंग है, ठीक है ना। दोनों के लिए जी सेम है, दोनों के लिए, इसके लिए भी जी सेम रहेगा, इसके लिए भी जी, दोनों के लिए हाइट सेम है। अगर मैं दोनों का फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का एक कंपेरिजन करूं तो दोनों के लिए हाइट सेम है बेटा, दोनों के लिए ऊंचाई सेम है। यच हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gh, या फिर पढ़ते हो यच बराबर v²/2g पढ़ते हो, ठीक है बेटा। हाइट का फॉर्मूला होता है यच इज इक्वल टू v²/2g। दोनों के लिए अगर हाइट सेम है, दोनों के लिए हाइट सेम है तो दोनों के लिए वेलोसिटी भी सेम होगी ना बेटा। दोनों के लिए vm²/2g, vb²/2g, 2g से 2g कैंसल, तो vm बराबर vb हो जाएगा बेटा। क्लियर है ना, vm बराबर vb। ऑप्शन कौन सा राइट है हमारा, ऑप्शन नंबर ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो ये आड़ा तिरछा जा रहा है, ये सीधे सीधे गिर रहा है। अब किसी भी रूट को फॉलो करते हुए गिरो, ठीक है ना, रूट को फॉलो करते हुए गिरो, सबके लिए जो टाइम इंटरवल है वो भी सेम रहेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं टाइम टेकन फॉर मेन एंड टाइम टेकन फॉर बेग टीवी दोनों का अगर बात करूं तो दोनों के लिए सेम टाइम रहेगा। अगर मान के चलो अगर रेजिस्टेंस जीरो है, इसके लिए रेजिस्टेंस जीरो है, इसके लिए रेजिस्टेंस जीरो है, तो उस कंडीशन में दोनों सेम टाइम पर गिरेगी बेटा। क्लियर है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। स्थिर जल में किसी तैराक की चाल 20 किलोमीटर प्रति सेकंड है, नदी के जल की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है और वह ठीक पूर्व की ओर बह रहा है। यदि वह दक्षिण किनारे पर खड़ा है
और नदी को लघुत्तम पथ की अनुदिश पर करना चाहता है, तो पार करना चाह रहा है, तो उत्तर के सापेक्ष उसे जिस कोण पर स्ट्रोक लगाने चाहिए वो है। पहले तो यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट की। नदी है, ठीक है, दोनों की चौड़ाई है, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या बोला गया कि जल तैराक की चाल 20 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है ना। अगर उसको एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है मिनिमम डिस्टेंस को फॉलो करके, तो क्या होगा बेटा, दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही दोनों किनारों के बीच का लघुत्तम पाथ होगा, मिनिमम पाथ होगा, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जिसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा। क्लियर है। अगर क्योंकि अगर रिवर की जो स्पीड है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है वी आर, ठीक है ना, इस प्रकार से है, तो अगर वो यहाँ पर जंप करता है एग्जैक्ट लाइन पर, तो वो यहाँ पहुंचने के बजाय वो यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि जो रिवर की स्पीड है वो भी तो उसको थोड़ा थोड़ा स्लाइड करते जाएगा, थोड़ा थोड़ा स्लाइड करते जाएगा। अगर वो इस वाले डायरेक्शन में स्लाइड करता है इस पॉइंट को सोच के, तो एग्जैक्ट फिर वो इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगा, सिंपल। तो उसको शॉर्टेस्ट पाथ को ट्रेवल करने के लिए, फॉलो करने के लिए उसको इस वाले एंगल पे कूदना पड़ेगा या स्ट्रोक करना पड़ेगा। इस वाले एंगल पे कूदेगा या स्ट्रोक करेगा, तब जाके वो इस वाले पॉइंट पे पहुंचेगा, जिसको मैं ए और बी बोल रहा हूँ। ए पॉइंट पर जंप कर रहा है, तो उसको बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए इस वाले थीटा एंगल पे, अभी थीटा एंगल ही फाइंड करना है हमको, थीटा एंगल पे जंप करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट है। तो बोला गया है कि तैराक की स्पीड है कितना है, 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है बेटा। और क्या दिया हुआ है, जल की चाल मतलब वाटर का स्पीड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है, एंगल निकालना। अरे तो सिंपल है ना बेटा, एंगल बोला है ये डिग्री दिख रहा है 90 डिग्री, ठीक है ना, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो हम लोग निकाल सकते हैं साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है कितना बेटा 10, और हाइपोटेनस कितना है 20, 0 से 0 उड़ा गया, तो ये हो जाए 1/2, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, मतलब थीटा बराबर कितना बेटा हमारा 30 हो जाएगा। सिंपल सा तो क्वेश्चन था, ठीक है ना। आंसर को राइट होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। तो हम देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। क्या बोल रहा है बेटा, दो लड़के हैं, एक मैदान ए और बी के सिरों पर खड़े हैं तथा दूरी ए बी बराबर ए, दूरी दिया हुआ है ए बी बराबर ए बेटा, ठीक है। बी पर खड़ा लड़का V1 के चाल से ए बी रेखा के लंब दिशा में भागना स्टार्ट कर रहा है, एंड दूसरे लड़के को उसी क्षण बिंदु ए पर खड़ा लड़का वेग v से भागना प्रारंभ करता है, दूसरे लड़के को समय t पर वो पकड़ लेता है, जबकि t होगा, हमको t निकालना है बेटा। अच्छा, प्रश्न क्या बोल रहे हैं पहले ही समझ जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ए बी हम लोगों को दिया हुआ है, ए बी रेखा है, ठीक है। बोल क्या रहा है कि जो बी पर खड़ा लड़का है वो ए बी रेखा के लंब भाग रहा है, इस प्रकार से, ठीक है ना। कितने वेग से भाग रहा है, v1 वेग से, ठीक है। और उसी क्षण जिस क्षण बी भागना स्टार्ट करता है, उसी क्षण ए पर खड़ा लड़का भी उसको पकड़ने के लिए भागना स्टार्ट करता है, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कितने वेग से, वी वेग से। आपको ये बताना है कि कितने समय बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे, या ए बी को कितने समय बाद पकड़ेगा, प्रश्न ये है। सिंपल सिंपल सा लॉजिक है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। आपको ये v दिया हुआ है, v1 दिया हुआ है, और ए बी का जो लेंथ दिया हुआ है a दिया हुआ है। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है ना, अब देखते हो कि इसका परिणामी निकालेंगे, परिणामी तो v है, परिणामी कितना है v है, ठीक है ना। अगर मैं इसको थीटा मानूं, इसको मैं थीटा मानूं, तो ये इसका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो हम v बराबर निकालते बेटा, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू, तो ये हमारे को मिल जाएगा क्या, v स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, हाँ या ना बोलो, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हमको दूरी भी दिया हुआ है, और ये वाली जो हम इस वे में, इस लाइन में हम लोगों ने स्पीड भी निकाल लिया, रूट वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है। अब डिस्टेंस भी दिया हुआ, स्पीड भी हमने निकाल लिया, हम टाइम निकाल सकते हैं बेटा। टाइम इज इक्वल टू होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं t बराबर a अपॉन
रूट वी स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर होगा बेटा। हम ये बोल सकते हैं कि ए पर खड़ा लड़का बी पर खड़े लड़के को कितने समय में पकड़ लेगा, ए अपॉन रूट वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, ठीक है ना। बस इतना भर ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये और ये लाइन के लिए हम लोग हाइपोटेन्यूस मान के चल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको 90 डिग्री दिख रहा है तो ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण का त्रिभुज बना रहा है, ठीक है ना। एक चीज इसमें भी ले सकते हो, दूसरा चीज आप लोग इसमें देख सकते हो कि त्रिभुज का सदिश नियम जो हम लोग ने पढ़े, त्रिभुज योग का जो त्रिभुज नियम है, योग का त्रिभुज नियम उसके जरिए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है बेटा, देखते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट होगा बेटा। क्लियर है, मतलब आपको टी का जो समय मिलेगा, टी का समय मिलेगा कितना मिलेगा, ए अपॉन रूट वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, ठीक है बेटा। क्लियर है। बढ़ते अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक नाव पानी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, नदी की चौड़ाई 1 किलोमीटर है। यदि नाव न्यूनतम पथ पर चलकर नदी को 15 मिनट में पार करती है तो नदी का बहाव का वेग बताना है बेटा, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि ये रिवर है, ये रिवर मान ली हम लोगों ने, ठीक है ना। इसकी चौड़ाई दिया हुआ है कितना, 1 किलोमीटर, कितना दिया हुआ है 1 किलोमीटर, ठीक है ना। और बोला है बेटा नाव का पानी में वेग दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति सेकंड, कितना दिया हुआ है बेटा, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब ये बोला जा रहा है कि नाव को कम से कम दूरी तय करके एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचना है, यही प्रश्न है, ठीक है। तो कितना आपको बोला गया है, क्या 15 मिनट में पार करना है, ठीक है ना। जो नदी का एक किनारा से दूसरे किनारे कितने समय में पार करना, ये नदी को पार कितने समय में करना है, 15 मिनट में। तो नदी के बहाव का वेग बताना है, मतलब आपको बताना है बेटा, आपको बताना है ये वाला वेग, ये वेग, ठीक है। ठीक है, हम ये बोलते हैं कि ये इस वाली दिशा में कूदेगा, अगर नदी का बहाव ये है, इस वाली दिशा में अगर जंप करेगा, जिसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। नाव की स्पीड है नाव हम ये इस डायरेक्शन में लेंगे तब बोलेंगे कि ये मिनिमम पाथ को कवर करेगा, ये मिनिमम पाथ को ट्रेवल करेगा। ऐसे ही मान के चलो, अगर ऐसा सोच लो कि इस वाले लाइन पे चल रहा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने अच्छे से बात कर रहे हैं कि किस एंगल पे या किस डायरेक्शन में जंप करेगा या कूदेगा या नाव चलेगा या मोटर गाड़ी चलेगा, जो भी चले आपका जो है ना बोट, वो अगर किस डायरेक्शन पे चलेगा तो मिनिमम पाथ को ट्रेवल करेगा, ठीक है ना, मिनिमम पाथ को कवर करेगा। तो लघुत्तम पाथ को कवर करने के लिए आपको इस वाले डायरेक्शन में, अगर बहाव आपका राइट डायरेक्शन में दिख रहा है तो, ठीक है ना, नदी का बहाव आपको राइट डायरेक्शन में दिख रहा है तो आप इस वाले डायरेक्शन में कूदोगे, तब जाके बहाव के साथ आप इस बिंदु तक पहुंच सकते हो, ठीक है ना। तो हमको ये दिया 5 किलोमीटर, आपने ये वी निकालना है, हमको ये वी निकालना है, इसका दिया है 1 किलोमीटर, ठीक है। तो सिंपल सा आप बता सकते हो बेटा, सिंपल सा आप बता सकते हो, ये वाली जो दूरी है, ये दूरी अभी अभी हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में बात किए थे कि कितना हो सकता है बेटा, 5 का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब ये वी क्या है बेटा, नदी मतलब रिवर, रिवर का वेलोसिटी हम लोगों ने बता दिया वी है, ठीक है ना। और इस वाले डिस्टेंस को पार करने के लिए कितना समय लग रहा है, 15 मिनट, कितना समय लग रहा है 15 मिनट। और 15 मिनट को हम लोग आवर में चेंज करेंगे, क्योंकि आपकी स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है, टाइम आपको मिनट में दिया हुआ है, तो हम इसको आवर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 60 आवर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को वेलोसिटी भी दिया हुआ है, ये वेलोसिटी भी आपने निकाल लिया, डिस्टेंस भी आपने निकाल लिया और समय भी आपको दे दिया है। तो हम बोल सकते हैं बेटा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट है, ठीक है। अब स्पीड हमने दिया हुआ है रूट 5 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर डिस्टेंस कितना है बेटा 1 किलोमीटर, 1, टाइम कितना है 15 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 60, क्लियर है बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करो, उल्टा करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 ऋण वी का स्क्वायर बराबर 60/15, हाँ या ना, ये हो जाएगा 15 चौक 60, ठीक है ना। अब ये जो रूट जाएगा इधर, ये 4 का वर्ग होगा, तो ये 25 ऋण वी का स्क्वायर बराबर 4, अरे यार ये जो रूट है दिख रहा है ना, इसको हम राइट में ले जाएंगे तो 4 का वर्ग होगा 16, कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना। अब मैं ले चल रहा हूँ वी, इसको इधर ला रहा हूँ, 25 ऋण 16 वी स्क्वायर इधर जाएगा राइट में तो प्लस हो जाएगा, 25 ऋण 16 कितना हो बेटा 9 वी स्क्वायर।
अब 9 का जो रूट लेंगे तो कितना लेंगे, v बराबर हमको मिल जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो नदी के बहाव का वेग बोल सकते हो या रिवर वेलोसिटी बोल सकते हो, कितना मिलेगा 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बेटा। बट देख लेते हैं मैच कर रही आंसर मैच करेंगे, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति एक नदी को तैरकर ठीक सामने जाना चाहता है, उसका वेग 0.5 है, ठीक है। यहीं पर इसको उड़ा देते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। एक नदी है, तैर कर ठीक सामने जाना चाहता है, मतलब ये चौड़ाई के लिए मान के चलो ए से बी जाना चाहता है, ठीक है। उसका वेग दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर प्रति सेकंड। नदी के बहाव का एंगल दिया हुआ है, नदी के बहाव से वेग 120 डिग्री है, ठीक है ना, कोण पर है नदी के बहाव का वेग। आसान है बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगर मिनिमम पाथ ए से बी पहुंचना है उसको, मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ और इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोले ए से बी पहुंचना है तो आपको इसके कुछ एंगल पर, एंगल मान के चलो थीटा पर उसको जंप करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि नदी के बहाव का वेग क्या है। नदी के बहाव का वेग हम मान लिए v है, ठीक है ना। और ये जो जंप कर रहा है, बोला गया है कि उसने नदी के बहाव के वेग पर 120 डिग्री पर जंप किया, मतलब ये वाला जो पूरा एंगल कितना है 120, ठीक है। क्योंकि ये वाला तो 90 दिख रहा है, ये वाला हिस्सा 90 है, ये वाला हिस्सा कितना है बेटा 90 है, तो बचा हुआ वाला हिस्सा थीटा कितना मिलेगा 30 डिग्री मिलेगा। थीटा कितना मिलेगा बेटा 30 डिग्री, ठीक है ना। अरे यार ये 90 को हम माइनस करेंगे 120 में तो कितना बचेगा 30 बचेगा ना भाई। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, ये कितने वेग से घूम रहा है, ये कितने वेग से चल रहा है 0.5 वेग से, 0.5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। नदी के बहाव का वेग बताना, नदी के बहाव का वेग सिंपल है। अगर इसको मैं v मानूं, इसको मैं v मानूं तो आप बोल सकते हैं ना बेटा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं साइन, क्योंकि ये थीटा एंगल लिए हम लोग ने इसको, और इसके सामने वाली भुजा होगी वो उसको हम लोग लंब लेंगे, मतलब साइन थीटा बराबर हम बोल सकते हैं v डिवाइड बाय इसका कर्ण, हम ये मान के चल रहे कर्ण 0.5, क्योंकि साइन 30 डिग्री होगा, v बराबर 0.5। आसान है, एक स्टेप में बढ़ा के चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी साइन 30 का मान कितना होता है बेटा 1/2, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 और ये आ जाएगा 0.5 गुना में, 0.5 गुना में बराबर v का मान निकालना है। इसको दशमलव को हटाओ 10 करो इसको, ठीक है ना। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 1/4, 2 दूनी 4 बेटा बराबर v 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25 बराबर v। तो नदी के बहाव का वेग कितना मिल जाएगा आप लोगों को 0.25, दशमलव कितना मिलेगा 25। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ने रिलेटिव मोशन की भी लगभग सारे क्वेश्चंस को डील कर लिया। हमने इस वाले चैप्टर में या इस वाले पार्ट में मोशन इन अ प्लेन के लगभग 23 क्वेश्चंस कर लिए हैं। बाकी के सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।